नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के अपने इस पर्यावरण के 18वीं क्लास है या कौन सी क्लास है आप लोग देखिएगा। पर्यावरण की लगातार क्लासेज आपको यूपी टेट को टारगेट करते हुए दी जा रही हैं। हम प्रयास करेंगे यूपी टेट के पर्यावरण के 30 क्लासेज में आपके लिए इंस्टॉल करके अपडेट करके रख दूं, जिससे कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप 30 के 30 क्लासेज को आसानी से एक एक करके देख सकते हैं। ठीक है, इस समय जो क्लासेज चलाई जा रही हैं मुझे पता है बहुत ही कम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपके भविष्य के लिए ये सभी क्लासेज सजो करके निशांत ज्ञान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रखी जाएंगी। आप सभी लोग इसका आनंद उस समय लेंगे जब आप यूपी टेट का एग्जाम देंगे। और वर्तमान के समय में अगर हर कोई बच्चा निशांत ज्ञान के इस पर्यावरण की क्लासेज से लगातार जुड़ा हुआ होगा, मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं आगामी समय में वह उन बच्चों से आगे होगा जो उस समय वीडियो देखेंगे। अगर आप लोग वीडियो देख करके नोट्स बना रहे हैं तो आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं हमेशा कहता हूं आपका उद्देश्य केवल बीएड और डीएलएड करना नहीं है, आपका उद्देश्य है शिक्षक बनकर के अपने माता पिता के सपनों और समाज का नाम रोशन करना है, अपने देश के भावी कर्णधारों का कर्णधार बनना है। आइए चलिए मित्रों, बात करते हैं भारत देश के प्रमुख जनजाति के बारे में, क्योंकि 2011 से लेकर के 2021 तक जितने भी यूपी टेट के एग्जाम हुए हैं, लगातार ट्रेंड रहा है कि उत्तर प्रदेश या भारत देश के जो जनजाति वाला पोर्शन होता है उस जनजाति के पोर्शन से एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक क्लास तो यहाँ से बनती है। चलिए मित्रों, बात करते हैं सबसे पहले भील जनजाति के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत देश में कितनी जनजातियां हैं तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि भारत देश में इतनी जनजातियां हैं, है ना। जनजातियों से क्वेश्चन नहीं आते हैं, समझ में आया ना। चलिए भील जनजाति के बारे में बात करें मित्रों, यह जो है भील शब्द का अर्थ क्या होता है इसे आप पहले ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट कंटेंट देने का प्रयास किया है। कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया आप इसे जो है थोड़ा सा डीप में पढ़ाई करिए, तो मैं आपको बता दूं जब डीप में मैं पूरी बुक की तरह लिख दूंगा इसी व्हाइट बोर्ड पर, तो मतलब क्या रह जाएगा हमारे और बुक में, है ना। तो बुक में आप पढ़िए, कोई भी बुक आप पढ़ते हैं, मैं किसी बुक को अच्छा खराब नहीं कहूँगा, पढ़िए जरूर, लेकिन निश्चित रूप से हमसे जो आप इच्छाएं रखते हैं वो इच्छाएं यही रखिए कि हम शॉर्ट कंटेंट में ज़्यादा कुछ आपको देने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों भील का अर्थ क्या होता है? भील का अर्थ होता है धनुष। ठीक है, जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी होती है? भील। मित्रों यह लगातार मतलब कि विवादित रहता है कि कभी भील सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है तो कभी गोंड सबसे बड़ी जनजाति होती है ना। लेकिन वर्तमान के समय में अगर बात करें, मैंने गूगल पे सर्च किया तो उसमें जो है गोंड जनजाति को भारत की सबसे बड़ी जनजाति बताई जा रही है। ठीक है, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि यह पुराना डाटा था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है भारत की सबसे बड़ी जनजाति, लेकिन आप ध्यान रखिएगा गोंड जनजाति वर्तमान के समय में जब यह वीडियो बन रहा है तो गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति वर्तमान में है। भारत में सर्वाधिक यह भील जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में यह भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। महाराष्ट्र में अगर क्लियरली मेंशन किया जाए, वैसे तो मेंशन नहीं किया जाएगा कि महाराष्ट्र में पाया जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र और जो है मध्य प्रदेश को लेकर के थोड़ी सी इसमें सस्पेंशन बरकरार रहता है, कभी कभी संख्याएं घट बढ़ सकती हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को लेकर के। तो कभी यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है ना। यह पूछा जा सकता है कि भील जनजाति का मुख्य क्षेत्र कौन सा है। तो आपको जितने भी मैंने यहाँ पे राज्य दिखाए हैं इन सभी राज्यों को आप एक बार ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त जो है राजस्थान में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, कर्नाटक में और त्रिपुरा में भील जनजाति पाई जाती है। मित्रों कुछ लोग कहेंगे कि सर भील जनजाति की विशेषता क्या होती है? विशेषताओं से क्वेश्चन आज तक नहीं आए हैं, बस यही जानिए भील शब्द का अर्थ होता है धनुष। ये लोग धनुष बाण चलाने में कुशल होते हैं। ये लोग जो है ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वर्तमान में महाराष्ट्र में पाई जा रही है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति, यह पुराना कंटेंट है, गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको शॉर्ट में मिल गई। आगे बात करते हैं मित्रों गोंड जनजाति के बारे में। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन अभी वर्तमान में यह सबसे बड़ी जनजाति है, दूसरे पर भील जनजाति है। ठीक है, मुख्य रूप से यह कहाँ पे पाया जाता है? तो मुख्य रूप से गोंड जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, गोंड जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो जनजाति पाई जाती है मित्रों वह जो है गोंड जनजाति पाई जाती है। आपसे अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि गोंड जनजाति सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है, यह भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर भारत देश की बात की जाए कि भारत में सर्वाधिक
सर्वाधिक जो मुख्य रूप से सर्वाधिक नहीं, मुख्य रूप से जो गोंड जनजाति होते हैं कहाँ पे होते हैं? छत्तीसगढ़ में होते हैं। छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में यह जनजातियां पाई जाती हैं। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। गोंड जनजाति यह भारत की वर्तमान में सबसे बड़ी जनजाति है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है, तो गोंड पाई जाती है। और मुख्य रूप से भारत देश के ओवरऑल बात करें तो छत्तीसगढ़ है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ऑप्शन यस ऐसा दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में गोंड जनजाति पाई जाती है। आपसे छत्तीसगढ़ दिया रहेगा, उसके बाद अनंत बेंगलुरु कर्नाटक दे देगा, उसके बाद कोई दूसरा जनजाति एरिया दे देगा। ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई अगर एक आ जाता है तो आप उसे लगाइएगा। आगे बात करते हैं मित्रों संथाल जनजाति के बारे में। जो संथाल जनजाति है आप सभी लोग जानते हैं, यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड, उसके बाद क्या है? भील है, उसके बाद संथाल है। संथाल तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है, लगातार तीसरे पर बनी हुई है। ठीक है, इनका जो शारीरिक विशेषता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से मैंने लिखा है। इनका जो कद होता है संथाल जनजाति का, या नाटे कद के होते हैं। किस कद के होते हैं? नाटे कद के होते हैं। और इनकी जो नाकें होती है, हम लोगों की जो नाकें होती है उभरी हुई होती है ना। हम लोगों की नाकें उभरी हुई हैं, लेकिन जो संथाल जनजाति के होते हैं इनकी नाकें जो है चपटी हुई होती हैं। ठीक है, तो इनकी नाकें कैसी होती हैं? चपटी हुई होती हैं। इस बात को ध्यान रखिए कि शारीरिक विशेषता से कभी कभार क्वेश्चन पूछा गया है। मुख्य रूप से कहाँ पे पाए जाते हैं? मुख्य रूप से इनका निवास स्थान झारखंड होता है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा संथाल विद्रोह कहाँ पे हुआ था। अगर आपको इंटरेस्ट है इतिहास पढ़ने में तो आप सर्च करके बताइएगा संथाल विद्रोह के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं मुंडा जनजाति के बारे में। मित्रों, आपने भगवान बिरसा मुंडा का नाम जरूर सुना होगा, जिन्हें धरती बाबा कहा जाता है। तो चलिए इन जनजाति का जो मुख्य त्यौहार होता है, त्यौहार से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो मुंडा जनजाति होती है इनका मुख्य त्यौहार जो है सरहुल होता है। क्या होता है? सरहुल जो है इनका मुख्य त्यौहार होता है। मुख्य रूप से ये भी झारखंड में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से पूरे भारत में सर्वाधिक मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। और संथाल भी झारखंड में ही ज़्यादा पाई जाती है। पहले बिहार में था, लेकिन जब बिहार का विभाजन हुआ तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जनजाति चली गई संथाल की। यहाँ भी वही स्थिति हुई मुंडा में। आप सभी लोग जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा बिरसा मुंडा स्टेडियम जो हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है, क्या वो झारखंड में बनाया जा रहा है या उड़ीसा में बनाया जा रहा है? अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आगे बात करते हैं मित्रों, कुछ हिस्सा इनका बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी पाया जाता है, क्योंकि बिहार के इर्द गिर्द जो एरिए हैं वहाँ भी इनका छिटपुट निवास स्थान है। तो पश्चिम बंगाल बिल्कुल सटा हुआ है और उड़ीसा भी है। तो इन तीनों राज्यों में भी मुंडा जनजाति पाई जाती है। मुंडा जनजाति की कभी कभार भाषा पूछ ली जाती है, तो मुंडा जनजाति की भाषा भी मुंडा ही होती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जो चीज़ें मैं बोलता हूँ आप उसे नोट बना करके अपनी कॉपी में लिखिएगा। आगे बात करते हैं मित्रों बोडो जनजाति। बोडो जनजाति कहाँ पे आप देखिएगा, बोडो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? असम में। इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा असम में मुख्यतः कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो असम में जो है मुख्यतः बोडो जनजाति पाई जाती है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद बात करें भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में इनका स्थान दिया गया है। तो आप यह भी ध्यान रखिएगा बोडो जनजाति का 6ठी अनुसूची में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। VVI दोनों पॉइंट है, बस बोडो जनजाति के बारे में इतने ही फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। मुख्य रूप से असम में पाया जाता है और भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में इनका स्थान है। आगे बात करते हैं मित्रों थारू जनजाति के बारे में। थारू जनजाति जो है हिंदू धर्म को मानते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और निश्चित रूप से हिंदू धर्म को मानते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति कौन सी है? तो दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति जो है कौन सी है? थारू जनजाति है। मित्रों थारू जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो नेपाल के तराई वाले एरिया में जो है थारू जनजाति पाई जाती है। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तो उस समय जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति हुआ करती थी। लेकिन जब से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया है तब से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति बन चुकी है। और थारू जनजाति की बात करें मित्रों, थारू जनजाति सर्वाधिक जो है वर्तमान के समय में उत्तराखंड में पाई जाती है। और अगर बात करें तो नेपाल के बारे में, तो नेपाल की पूरी जनसंख्या का 6.6%। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन आपको अपनी किताब में लिखना, कॉपी में लिखना है कि नेपाल की जनसंख्या का 6.6% थारू जनजाति नेपाल में पाई जाती है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। थारू कहाँ पे पाए जाते हैं? भारत देश की बात करें तो उत्तराखंड वाले तराई एरिया में पाए जाते थे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों भोटिया जनजाति के बारे में। भोटिया जनजाति भी उत्तराखंड में पाई जाती है और उत्तराखंड में सर्वाधिक
जो पर्वतीय स्थान है उसी में ये भोटिया जनजाति पाई जाती है। आपने बाईचिंग भोटिया का नाम जरूर सुना होगा, मुझे उम्मीद है कि बाईचिंग भोटिया का नाम आपने सुना होगा। सिक्किम में जो है एक उनके नाम से एक स्टेडियम भी बन रहा है, वो किसका स्टेडियम बन रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। पर्वतीय स्थान पे विशेष करके इनका स्थान होता है। उत्तराखंड में सर्वाधिक ये पाए जाते हैं, उत्तराखंड ही नहीं सिक्किम में भी ये पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक उत्तराखंड में ही है। सिक्किम में भी ये पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर इनका निवास स्थान है। विशेषता अगर बात करें मित्रों, इनका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ऋतु प्रवास के लिए इनकी जो जनजाति है प्रसिद्ध है। आपसे कहा जाए कि ऋतु प्रवास अर्थात अगर ऋतु परिवर्तित हो जाती है, दूसरी जगह पर चले जाते हैं, ऋतु कोई गर्मी या ठंडी का ऋतु बदलता है, तो लोग अपने अपने सुविधानुसार अपनी जो निवास स्थान होता है वह परिवर्तित करते रहते हैं। भोटिया जनजाति की यह प्रमुख विशेषता होती है। आगे बात करते हैं मित्रों नागा जनजाति के बारे में। नागा जनजाति, नागा से ही आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं नागा जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती होगी, तो नागा जनजाति सर्वाधिक नागालैंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में पाई जाती है। और उसके बाद ये जो है कुशल योद्धा होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं जितने भी जनजाति होते हैं, ये जनजाति क्यों होते हैं? क्योंकि यह वर्तमान की जो विकास की मुख्य धारा है उस मुख्य धारा में जुड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। यह रूढ़िवादी परंपराओं को मानते हैं, अर्थात ये मानते हैं कि जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने जीवन यापन किया है ठीक उसी तरीके से हम भी जीवन यापन करेंगे, अर्थात पूरे भारत की विकास की मुख्य धारा से इनका कोई संपर्क नहीं होता है। इस वजह से जनजाति की कैटेगरी में आते हैं। समय समय पर सरकार इन्हें जो है विशेष मतलब सुविधा देकर के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन कई जनजातियां ऐसी होती हैं जो मुख्य धारा से जुड़ना चाहती ही नहीं है। ठीक है, आगे बात करें मित्रों, सभी जनजातियां जो है अपने जीवन यापन करने के लिए आज भी वो आदिमानव की तरह, कुछ जनजातियां हैं, सभी नहीं, कुछ जनजातियां आज भी आदिमानव की तरह जो है तीर बाण मार करके जो है अपना मतलब कि जंगली जानवरों को खा लेते हैं, तो ऐसा होता है। ये जो है भाला सर्वाधिक चलाते हैं। इनका जो सबसे अच्छा अस्त्र है वो कौन सा है? भाला है। इनका जो प्रमुख त्यौहार है मित्रों मिथन जो है इनका प्रमुख। आगे हम बात करते हैं मित्रों मीणा जनजाति के बारे में। मित्रों आप सभी लोग अगर राजस्थान के वर्तमान में सोशल मीडिया है, सभी लोग राजस्थान के बच्चों से भी कुछ बच्चों से जुड़े होंगे, तो उनका अधिकतर लोगों का नाम वहाँ ही ज़्यादा लोगों का नाम आप दिनेश मीणा, सागर मीणा, इस तरीके का नाम आप जरूर सुनते होंगे। तो मीणा जनजाति मुख्यतः जो है राजस्थान में पाई जाती है। और बात करें मीणा जनजाति की तो राजस्थान के लगभग प्रत्येक जिले में मीणा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद इनके बारे में एक छोटा सा आपको फैक्ट ध्यान रखना है कि ये लोग जो है अपनी उत्पत्ति जो है विष्णु के 10वें अवतार से मानते हैं। और मीणा जनजाति के लोग हमेशा कहते हैं कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है विष्णु के 10वें अवतार से हुई है। बस इतना आपको जानना है। मीणा जनजाति राजस्थान में पाई जाती है और इनकी उत्पत्ति जो है विष्णु के 10वें अवतार से होती है, ऐसा मानते हैं लोग। आगे बात करते हैं मित्रों टोडा जनजाति के बारे में, जो कि टोडा जनजाति आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाने वाली जनजाति होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है आप जब भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें भी आप पढ़ते हैं, लेकिन पर्यावरण में भी कई चीज़ें आपको जानना आवश्यक होती हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर इसका निवास स्थान है। विशेष करके नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। आगे बात करें मित्रों, इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है पशुपालन ही इनका मुख्य व्यवसाय होता है टोडा जनजाति का। और मित्रों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनकी जो भाषा होती है वह टोडो इनकी भाषा होती है। ठीक है, जिस तरीके से मुंडा जनजाति की भाषा मुंडा है उसी तरीके से इनकी भी जनजाति टोडो जनजाति की भाषा टोडो होती है। ठीक है, इसके बारे में आप सभी लोग जान लीजिएगा। मित्रों सबसे बड़ी बात एक क्वेश्चन मैं आपसे कहूँगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ नहीं पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। आप लोग सर्च करके बताइएगा किस किस राज्य में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। क्या केरल ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है या और भी है? क्योंकि हर एक पर्यावरण की क्लास में मैं एक किंतु परंतु का क्वेश्चन जरूर छोड़ता हूँ, 1 से 3 क्वेश्चन मैं देता हूँ। तो आपको मैं एक काम देता हूँ कि आप लोग इसे बताइएगा कि अनुसूचित जनजाति क्या केरल के अलावा और भी कई स्थानों पर नहीं पाई जाती हैं, यह भी आप बताइएगा। और अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? दूसरा क्वेश्चन है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह भी आपके लिए क्वेश्चन है, आप जरूर बताइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो वीवीआई करके आप ध्यान रखिएगा अंडमान निकोबार वाली जनजाति के बारे में। इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि शोम्पेन जो जनजाति है वो कहाँ पे पाई जाती है। तो शोम्पेन जनजाति जो है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। यह जो है बहुत ही खतरनाक जनजाति है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में शोम्पेन जनजाति पाई जाती है। तो आप बताइएगा शोम्पेन जनजाति
चलिए नहीं बताइएगा, बस ध्यान रख लीजिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। मित्रों, कुकी जनजाति के बारे में भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भैया जनजाति याद करने का पूरा पूरा ट्रिक बता दीजिए। मित्रों, यहाँ पे कई फैक्ट मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे भी पता है कई सारे फैक्ट मुझे छूट रहे हैं, लेकिन वो सभी जो फैक्ट है ना, वो सभी फैक्ट आपको जो है जब आपकी परीक्षा होगी या कभी परीक्षा देने के योग्य आप हो जाएंगे, उस समय निशांत ज्ञान थ्योरिटिकल पार्ट को नहीं कराएंगे, क्योंकि मैं थ्योरी वाला जो आपका बेसिक मजबूत होता है थ्योरी वाला पार्ट में करा दूंगा तब तक। उसके बाद आपको क्वेश्चन एंड आंसर के माध्यम से काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि सीधे सीधे आपकी यूपी टेट के एग्जाम को टारगेट करेंगे। मेरा उद्देश्य है पहले आप बेसिक से पूरा कवर हो जाएं, जिससे आपको लगे कि यार कठिन नहीं है ना। जो क्वेश्चन बनते हैं तो क्वेश्चन तो मैं आपको क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में जरूर दूंगा, उसे टेस्ट एनालिसिस कहा जाता है। आगे बात करेंगे कुकी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, मणिपुर में भी पाई जाती है। आगे बात करते हैं असम में आपने अभी देखा बोडो जनजाति पाई जाती है, और एक भी ध्यान रखिएगा अहोम जनजाति भी असम में पाई जाती है। आप असम अहोम करके याद कर लीजिएगा। मित्रों, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, बहुत ही ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होता है। अगर आपके ऑप्शन में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति के बारे में थारू ऑप्शन में दिया गया है तो आप थारू ही उत्तर सही लगाइएगा, क्योंकि यह 2011 की जनगणना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है। आपसे अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, उसमें थारू के साथ गोंड भी दिया है। अभी मैंने पहले बताया कि गोंड जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति, सबसे बड़ी संख्या में जनजाति पाई जाती है, लेकिन वो 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं है। अगर थारू और गोंड दोनों दिया गया है तब आप थारू को ही सही लगाइएगा, अगर थारू नहीं दिया गया है तो गोंड को सही लगाइएगा। असल मायने में उत्तर प्रदेश में अब सर्वाधिक थारू जनजाति नहीं पाई जाती है, गोंड ही पाई जाती है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन पे रिलेट करेगा थारू दिया है तो आप थारू को सही लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि यह लगातार एनसीईआरटी में अभी संशोधन नहीं हुआ है, यही सही माना जा रहा है। मित्रों, थारू के बाद जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली दूसरे नंबर की जनजाति खरवार है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। खरवार जनजाति सोनभद्र मिर्जापुर वाले एरिया में पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में मैं विशेषता एक क्लास अभी लूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की टीईटी आप दे रहे हैं तो बिल्कुल विशेषकर उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो उसकी अलग से क्लास होगी। अगर क्लास नहीं होगी तो उसे जो है मैं विशेषता आपके यूपी टेट के एग्जाम से पहले जरूर करवाऊंगा, जब भी एग्जाम होगा। थारू, बुक्सा, खरवार, जौनसारी और सहरिया, ये जो जनजाति है ये उत्तर प्रदेश में विशेष करके पाई जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ तो जो जनजाति वाला पोर्शन है मैंने विशेषता है यूपी टेट को टारगेट करते हुए कवर करने का प्रयास किया है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो बिल्कुल बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं, आगामी जीवन में ज़रूर वो सफल होंगे, क्योंकि वो उन बच्चों से आगे होंगे जो बच्चे वर्तमान में केवल और केवल बीएड कर रहे हैं या केवल और केवल डीएलएड कर रहे हैं। मेरी मात्र और मात्र एक क्लासेज आपके लिए जाती हैं, और यह एक क्लास आपके भविष्य को टारगेट करके पढ़ाई जाती है या भविष्य को टारगेट करते हुए कंटेंट दी जाती है। तो आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। यह वीडियो कैसे लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और उसके साथ साथ मैं कहूँगा, अगर आपको हो सकता है, प्रत्येक बच्चे का कर्तव्य है कि इस वीडियो को 5-5 छात्रों तक आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ शेयर करना चाहिए तो आप शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि मज़ा तभी आता है जब ज़्यादा बच्चों की संख्या बल अधिक होता है, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है काम करने में, है ना। तो 5-5 लोगों तक आप शेयर भी कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आते हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह भविष्य का चैनल है और आपके जीवन आपके सपनों को साकार करने वाला चैनल है। चैनल में शब्द यूज कर लेता हूं, लेकिन यह चैनल शब्द नहीं है, मैं एक माध्यम हूं, और यह जो 30,000 की संख्या है यह एक परिवार है। चैनल को बात ही मैं नहीं करता हूं, लेकिन मुख से निकल जाता है, क्योंकि यूट्यूब एक चैनल होता है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।